Mayank on stage. And now, please put your hands together for Pankaj Tripathi of the National Award on 2 occasions. With his acting prowess, Pankaj Tripathi foray in noteworthy movies and digital space has always created a long-lasting impact on our minds. I request Mr. Mayank to please start the session. वेलकम, नमस्ते आप सभी को। बहुत अच्छी बात कही मयंक आपने कि ये दुनिया एक रंगमंच है। शेक्सपियर जी की बात एकदम अक्षरशः सत्य है। हम लाइफ में मैं कितने रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ कि कितने किरदार मेरे चल रहे हैं जीवन में। एक पति का, एक पिता का, एक पुत्र का, कहीं दोस्त का, कहीं प्रोड्यूसर के साथ अभिनेता का, कभी डायरेक्टर के साथ अभिनेता का। तो लाइफ में मैं इतने सारे रोल प्ले कर रहा हूँ और उसमें हायरार्की अलग अलग है। पिता के सामने जाते ही मेरा बिहेवियर बदल जाता है और पुत्री के साथ, बेटी के पास पहुंचते ही मेरा बिहेवियर बदल जाता है। मैं पिता के रोल में आ जाता हूँ। तो इसलिए अभिनय जो है बहुत आसान चीज लगती है हर किसी को। यार हम लाइफ में तो यही करते हैं, ये सारे किरदार हो गए, उसके बाद अब आ जाइए इमोशंस पे। हम गुस्सा होते हैं, हम रोते हैं, इमोशनल होते हैं, हम में ईर्ष्या है, हम में लोभ है, हम में लालच है, हम बदला लेना चाहते हैं, हम प्रेम करना चाहते हैं, हम में श्रृंगार है। ये सारे जो भाव हैं, 11 रस है, वो सब तो हम जीवन में करते ही हैं और है ही हमारे पास। और किरदार हम प्ले कर ही रहे हैं, पुत्र का, पिता का, दोस्त का, बिजनेसमैन का, असिस्टेंट का, बॉस का। अगर मैं किसी का बॉस हूँ, मेरा जो असिस्टेंट है, तो मैं भी किसी का असिस्टेंट हूँ लाइफ में। डायरेक्टर का असिस्टेंट हूँ, जब डायरेक्टर आता है तो हम अपने आप खड़े रहता है, नमस्ते सर आइए। तो किरदार हम लाइफ में प्ले कर रहे हैं और सारे इमोशन भी हम जीवन में परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभिनय तो आसान काम है, यही तो करना है। जब आप कोई और व्यक्ति प्ले करते हैं और चाहे वो किसी भी शेड का हो, अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी, उसके पीछे में कम से कम 100 शेड होते हैं और आप उसकी ज़िंदगी जीना चाहते हैं या जीते हैं उस समय, तो क्या ऐसा होता है कि क्योंकि आप किसी और की ज़िंदगी समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक एम्पैथी आती है, समानता आती है सोच में, तो कोई अच्छा एक्टर हो, क्या ये ज़रूरी है कि वो अल्टीमेटली एक अच्छा इंसान भी बन जाएगा? जी बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूँ। तो जब मुंबई में, मैं छोटा सा एक वो कथा बता के आऊँगा इस पे, कि मुंबई में जब शुरुआत में हम आए थे और ऑडिशन देने जाते थे फिल्मों में काम पाने के लिए, तो उस लाइन में कई लोग ऐसे होते थे जो प्रोफेशनल एक्टर नहीं हैं, जो रेलवे के कर्मचारी हैं, सैटरडे संडे को आते हैं ऑडिशन देने, वो भी लाइन में लग जाते थे। उस समय कास्टिंग की कल्चर ऐसी नहीं थी। कोई कहीं नौकरी करता है किसी स्टोर में, वो भी वो छुट्टी के दिन ऑडिशन देने आ गया। तो मैं सोचता था क्यों आए हैं ये सब लोग। फिर लगा कि इनको तो लगता है कि जीवन में रंगमंच है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो सारे इमोशन से हम स्वयं गुजरते हैं, हम गुस्सा होते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम नाराज होते हैं, हम रोते हैं। एक चीज जो भूल जाते हैं कि लाइफ में वो क्रिएट होता है और एक्टिंग में उसको रिक्रिएट करना है। अब यहाँ जो मेरी माँ है वो मेरी माँ नहीं है, वो सुबह 8 बजे मिली है और मैं जानता भी नहीं है। यहाँ जो मेरी बेटी है, मुझे नहीं पता है कि उसको खाने में मिर्च पसंद है या मीठा पसंद है या नमकीन पसंद है, वो किस बात पे नाराज हो जाएगी। मेरी अपनी बेटी का पता है, लेकिन फिल्मी बेटी का पता नहीं है। तो यहाँ पे एक्टिंग की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट तो स्वतः होता है, सारे इमोशंस, सारे कैरेक्टर यहाँ रिक्रिएट करना है। तो इसलिए एक्टिंग के ऑडिशन में मैं उन दिनों ये सोचा कि इसलिए भीड़ है कि हर किसी को लगता है मैं तो एक्टर ही हूँ, यही तो करना है जो जीवन में है। लेकिन एक बारीक अंतर है कि रिक्रिएट करना है। अब क्या था सवाल आपका, मैं भूल जाता हूँ। मेरा सवाल तो आपने जवाब दे दिया उसका। नहीं, बट उसका और था आंसर कि क्या जो व्यक्ति जो किसी और की जिंदगी को समझना चाहता है और समझ पाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक गैंगस्टर प्ले कर रहा हो या एक अच्छा इंसान प्ले कर रहा हो, क्योंकि आप किसी और की जिंदगी को समझ रहे हैं, क्या आप एक्चुअली, अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो क्या आप अच्छे इंसान बन जाएंगे? यस। अब एक्टिंग की एक दूसरा पर्पस है, वो तो बेसिक ट्रेनिंग की बात थी कि क्यों रिक्रिएट करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। मुझे हमेशा से लगता है
कि अभिनय का एक और काम है, एक्टिंग का एक और जॉब काम है कि मैं जैसा व्यक्ति आज हूँ, आज 23 नवंबर को यहाँ, मैं यहाँ से बेहतर व्यक्ति कल बन जाऊँ। एक्टिंग का एक ये भी पर्पस है, क्योंकि हम जो हमारे जीवन में चुनौतियाँ नहीं है, जो हमारे जीवन में इमोशंस नहीं है, मैं कम ईर्ष्यालु व्यक्ति हूँ। मैंने कम ईर्ष्यालु बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँ मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है, ये गलत होगा। दुनिया के कोई व्यक्ति संभव ही नहीं है जिसके अंदर ईर्ष्या ना हो, क्योंकि वो सारे भाव हमारे अंदर हैं। हम ईर्ष्या पे दबाते हैं और अच्छाइयों पे काम करते हैं तो वो प्रभावी हो जाते हैं, ऊपर दिखने लगते हैं। हमारे अंदर अहिंसा भी है, हमारे अंदर हिंसा भी है। एक एक्टर पूछ रहा था कि मेथड एक्टिंग को लेके क्या करें। मैं बोले यार, किसी को मारने का सीक्वेंस है, अब आपको लाइफ में मारने का एक्सपीरियंस तो मिलेगा नहीं कि मैं मर्डर करके आऊं फिर देखूं कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो हमारे टीचर बोले, पर तुम सोचते तो हो ना कि मैं मार दूं इसको, तो सोच पे काम करो कि वो सोच आई कहां से कि मैं मार दूंगा इसको। फिर आपका अहिंसा वाला पार्ट बोलता है नहीं, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अनसिविलाइज्ड है किसी को मारना, कंट्रोल करो इसको। अहिंसा वाले पार्ट को उभारो, माफी, करुणा, दया, इन चीजों की भूमिका ज्यादा है। तो एक्टिंग का एक पर्पस ये भी है कि हम जैसे आदमी हैं उससे बेहतर आदमी बने। और जब हम अलग अलग किरदार, अलग अलग ह्यूमन इमोशन प्ले करते हैं जो मेरे जीवन के विपरीत है। अब सत्तू भैया लूडो का गैंगस्टर है, मैं जीवन में वो अनुभव नहीं किया, लेकिन उसको करते हुए मुझे ये भी समझ में आता है कि एक नोटोरियस आदमी, एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, क्रिमिनल माइंडेड आदमी कैसे सोचता है। तो बतौर एक्टर हम किरदारों को करते हुए थोड़े बतौर इंसान भी समृद्ध होते हैं। हमें अपने साथ साथ दूसरों का एंगर, दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दर्द, दूसरों का प्रेम सब समझ में आता है। और जब आप दूसरों की इमोशन समझने लगते हैं तो धीरे धीरे बेहतर आदमी बनने लगते हैं। पता जी, एक बात बताइए, रॉबर्ट डिनर साहब ने एक बार कहा कि आई रादर बी मोर इंटरेस्टिंग एक्टर देन एन इंटरेस्टिंग पर्सन। अगर कोई व्यक्ति जिसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग हो, डज दैट मेक दैट पर्सन लेस लाइकली टू बी गुड एक्टर? कोई इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है तो वो दूसरा व्यक्ति कैसे प्ले करेगा? हमारे टीचर कहा करते थे कि एक्टर जो है वो कच्ची मिट्टी होते हैं, और उनको अपना कच्चा मिट्टी समझ रहे हैं ना आप लोग, गीली मिट्टी, उसको शेप देना आसान होता है, लेकिन वो सूख जाए, पक जाए तो फिर शेप नहीं दिया जा सकता, देने जाएंगे तो टूट जाएगा। तो एक्टर की बॉडी भी और विचार भी फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है कि वो आसानी से मोल्ड कर सके अपने आप को। हम गुरु के पास जाते हैं तो वो कच्ची मिट्टी से घड़ा बना देगा, वो ग्लास बना देगा, वो पिकॉक बना देगा, अलग अलग शेप दिया जा सकता है। इसलिए एक्टिंग की ट्रेनिंग में फिजिकल फॉर्म की बड़ी भूमिका हो जाती है कि योग करें। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल हमें सुबह योगा कराते थे, 1 घंटे 8 से 9 योग की क्लास होती थी। उस समय हमें लगता था कि यार हम थोड़ी यहाँ सन्यासी बनने आए हैं, रोज रोज लोग योगा सिखा रहे हैं। बाद में समझ आया कि उसका पर्पस क्या था। उसकी शारीरिक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है ब्रेन और बॉडी का सिंक होने के लिए। कि मैंने दिमाग से सोचा कि मैं एक फिजिकल उदाहरण दे रहा हूँ कि हम एक कैनाल है, गड्ढा है 5 फीट का, हम खड़ा हुए और हम तय करते हैं कि मैं जंप कर पाऊंगा या नहीं। हमारा ब्रेन कहता है कि हाँ जंप कर लेंगे, जितना तो मैं कर ही लेता हूँ। बॉडी बोलती है कि नहीं दोस्त, गिर सकते हो तुम, क्योंकि आपकी बॉडी रेडी नहीं है। तो एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट चलता है शरीर का और दिमाग का। एक्टिंग यही काम है कि हम एक झूठी खबर देते हैं ब्रेन से बॉडी को कि तुम्हारे साथ ये घटना हो गई है, ये नकली बेटी जो है घर छोड़ के जा रही है। मालूम है कि नकली बेटी है, सुबह में मिली है, ठीक से पता भी नहीं है। अब ब्रेन को हमने स्क्रिप्ट पढ़ के वो सूचना डाल दी, भैया ये जा रही है, मुझे इमोशनल होना है। फिर उसके लिए हम सोचते हैं कि मेरी बेटी अगर जाएगी, विदा होगी तो क्या होगा। तो मैं थोड़ी सी वो मैजिक इफ एक टर्म है एक्टिंग का कि यदि ऐसा होता, मैं अगर इस हालात में होता तो क्या होता। तो सब सोच साच के और वो सूचना हम शरीर को देते हैं, क्योंकि इमोट करना ना, इमोशन क्रिएट करना ब्रेन का काम नहीं है, बॉडी का काम है। आंसू आंख से आता है, दिमाग से नहीं आता है, लेकिन उसमें दिमाग और आंखों का तारतम्यता, उनका कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ में ये सच्ची खबर यहाँ प्रोसेस होकर मिलती है और बॉडी आपका रिएक्ट करता है। एक्टिंग में एक झूठी खबर को हमें बॉडी को देना है और चाहते हैं कि बॉडी करेक्ट वे में इमोट करे। तो
मेरी प्रॉब्लम है कि मैं सवाल कुछ हो और कहीं और चला जाता हूँ। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली आपका एडवांटेज है, बिकॉज हम सुनते रहते हैं, आपको मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बट क्वेश्चन मेरा इसलिए इम्पोर्टेंट था पंकज जी, ऑल्सो बिकॉज कुछ ऐसे एक्टर्स रहे हैं इतने सालों में भारत में स्पेशली, जिनकी पर्सनैलिटीज इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इनके मैनरिज्म्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि लोग उनके मैनरिज्म्स को ही देखने जाते थे कि देवानंद किस तरह है, वो देवानंद ही, फर्क नहीं पड़ता कौन सी फिल्म हो, देवानंद ही रहेंगे। नॉट सो मच दिलीप कुमार ऑफ कोर्स, बट बहुत सारे और भी उदाहरण हैं ऐसे एक्टर, उनको स्टार कहा गया है कि वो स्टार का एक मैनरिज्म है, उनके बाल भी एग्जैक्टली वैसे ही रहेंगे, उस बाल को हेयरकट का नाम दिया जाएगा, पूरे देश में लोग वही संजय दत्त की हेयरकट काटेंगे। क्या आपको लगता है कि वो जो स्टार और वो जो एक्टर का जो, एक तो पहले आप क्या समझते हैं इन दोनों के डिस्टिंक्शन पे, और सेकंड क्या वो एक जमाना था जो ऐसा होता था, और क्या वो जो स्टारडम है वो स्टार वाली एक्टिंग अब खत्म हो गई है या उतनी प्रचलित नहीं है? जी, वो उतनी उसका प्रचलन कम हुआ है। अब स्टार भी चाहते हैं कि मुझे एक्टर भी माना जाए, क्योंकि इंटरनेट ने आके पूरे ग्लोबल सिनेमा और ग्लोबल एक्टिंग को खोल दिया है। कोई भी गोवा में, बॉम्बे में, दिल्ली में, मुंबई में बैठा बच्चा दुनिया भर का सिनेमा देख सकता है, और वो फिर सोच सकता है कि यार ये हमारी एक्टिंग तो ऐसी है, इनकी एक्टिंग तो अलग है। तो वो टूटा है, बट अगेन वो कुछ मायने में है भी। आप आजकल मेरे साथ में सेट पे जाता हूँ तो मेरी आदत है कि मेरे बहुत सारे ह्यूमर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आएगा तो कुछ हंसाएगा, तो मुझे डायरेक्टर्स बोलते हैं सर अपना वाला कुछ कर दो। तो मुझे लगता है अपना वाला कितना दिन करूंगा, मेरा एक्टर बोर हो जाएगा अपना वाला कर करके, हंसा के। आई नो कि वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ऑडियंस भी कई बार वो देखना चाहती है, क्योंकि वो माइंड मेकअप करके आई है कि ये है तो ऐसा तो कुछ करेगा नहीं। वैसा ना करो तो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिल्में नहीं चलती हैं, फिर एक्टर को लगता है अरे यार ये एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं थी, जो माल बिक रहा है उसी को बेचो। कल हमारी फिल्म कड़क सिंह यहाँ स्क्रीन हुई कल रात को सामने। उस फिल्म में जो मेरा बेस्ट सेलिंग पॉइंट है एक्टिंग का, जो बेस्ट सेलर आइटम है, माल है, वो मैंने नहीं डाला, क्योंकि कड़क सिंह जैसी फिल्म मुझे वो छूट देती है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँ। तो वो नहीं डाला और देखा कि यार वो क्या वर्क कर रहा था। तो हमारे जैसे एक्टर के पास अभी ये सहूलियत है कि हम बीच बीच में प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने क्राफ्ट के साथ। अगर वो स्टारडम का दर्जा मिल जाए ना, तो हम अपने ही क्रिएट किए हुए एक ऑरा और एक मैनरिज्म में फंस जाते हैं, और फिर एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल हो जाता है। एक ट्रैप है वो, क्या इसको ट्रैप मानेंगे एक तरह से? ट्रैपिंग हो गया क्या? यस, ट्रैपिंग हो गया कि आप अब जीवन में भी अपना एक्टिंग प्ले कर रहे हो। आप कई अभिनेता को देखोगे कि वो बहुत मुश्किल होगा फर्क करना कि उनका जीवन कब चल रहा है और एक्टिंग कब चल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक इमेज क्रिएट की। अब उस इमेज को कैरी करने के लिए वो हर जगह परेशान है, सिनेमा में भी, ऐसे इंटरेक्शन में भी, रील्स में भी। आजकल तो रील्स का बहुत चलन है, तो वो ट्रैक करती है वो चीज़ें। आपने अगर, और खासकर तब जब कुछ लार्जर देन लाइफ आपने क्रिएट कर ली हो, तो फिर उससे निकलना मुश्किल होता है। बतौर अभिनेता बड़ा ज़रूरी है हमें जीवित रहने के लिए, जीवित मतलब आर्टिस्टिक जीवित, कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहें। ठीक है, कई बार वो एक्सपेरिमेंट रिजेक्ट होगा, आप आम सूझे दर्शक नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट हमारे लिए, मेरे जैसे अभिनेता के लिए बहुत ज़रूरी है। पंकज जी, आप ऑफ कोर्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए और आपने अभी कहा भी कि ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, बट अगर कोई व्यक्ति में टैलेंट ना हो, क्या आप ट्रेनिंग के साथ सिखा सकते हैं किसी को एक्टिंग, या ये एक इनबॉर्न स्किल होती है, एक इनबॉर्न टैलेंट होती है और उसके बाद आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है? क्या हम सब एक्टर बन सकते हैं अगर हम ट्रेनिंग ले लें, चाहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हो या कहीं और से हो, या कुछ लोगों में है और कुछ लोगों में नहीं है, कुछ लोगों में संगीत है, कुछ लोगों में नहीं है, कुछ लोगों में पेंटिंग की स्किल है या आर्ट है, कुछ लोगों में नहीं है? आप क्या बिलीव करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है फर्स्टली, एंड क्या बिना ट्रेनिंग का भी कोई एक्टर बन सकता है? जी जी, बिल्कुल बन सकता है बिना ट्रेनिंग का भी, लेकिन ट्रेनिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो ट्रेनिंग हो सकता है सेट पे हो, डायरेक्टर्स के साथ होगी, काम करते करते 6 फिल्म के बाद आप समझने लगे, ये अच्छे डायरेक्टर्स आपको मिल गए और वो करवा लेते हैं। अब न्यूटन हम फिल्म कर रहे थे, तो उसमें जितने वो स्थानीय नागरिक बने थे, जो 70-72 वोटर हैं, जो आसपास के कस्बे गांव के, जिनका हमें मतदान कराना था न्यूटन में, वो कोई एक्टर नहीं थे, वो वहाँ के स्थानीय लोग थे।
और उनको हमारे डायरेक्टर ने बोला कि तुम आप बोल अपनी भाषा बोलिए। तो वो जब अपनी भाषा, वो उनकी अपनी जो लैंग्वेज थी वो बोल रहे थे, मैं सीन में खड़ा हूँ, जो सरपंच बने हैं चाचा, तो वो गोंडवी में कुछ बोल रहे हैं और मैं देखा कि अरे यार ये इतना रियल लग रहा है। मैं अब यहाँ संवाद अदायगी शुरू करूंगा तो मैं नकली लगूंगा, कि इतना जेन्युइन लग रहे हैं। तो मैंने तुरंत अपने क्राफ्ट को खत्म किया और बिल्कुल बातचीत की तरह आ गया कि एक दो लोग जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, वो कोई अपनी ट्राइब्स लैंग्वेज वहाँ की बोल रहे हैं, तो मैं कैसे इनसे बात करूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं इनके सामने मैं एक्टर ना लगूं, क्योंकि ये रियल व्यक्ति हैं। तो ट्रेनिंग जरूरी है, और डायरेक्टर अच्छा हो तो कई बार पत्थर से भी एक्टिंग करवा सकता है। और क्या था दूसरा हिस्सा सवाल का? मेरे सवाल का जवाब हो गया कुछ और था एकदम मेरे और नहीं, मेरा कुछ पहला ये सवाल था कि क्या किसी से भी एक्टिंग की जा सकती है, जैसे कि अगर आप, जैसे आपने कहा कि एक अच्छा डायरेक्टर पत्थर से भी एक्टिंग करवा सकता है, पर वो पत्थर है बार बार अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाएगा, बार बार नहीं कर पाया। जब तक उसको अपना रोल प्ले करना है ना, उस एक टाई आदिवासी व्यक्ति का जो मतदान करने आया है, उसको एक दिन आप दे दीजिए कि अब आपकी अर्बन पोस्टिंग हो गई है, आप भिलाई में बैंक कर्मचारी बन चुके हैं, तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि इसका तो अब ये कैसे करूं मैं। तो इसलिए आप अपने के बियॉन्ड, जब कोई और प्ले, कोई और इमोशंस प्ले करने जा रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। भाई थोड़ी ज़्यादा होती है, तो मैं कैमरे को देखता रहा कि अच्छा इसमें कैप्चर होगा, ये कैसे होगा, मुझे कुछ पता नहीं मार्ग पे कहाँ पहुँचना है। तो बोला आप यहाँ आइए, मैं बोलूँ यहाँ आऊँ, अब मैं चलते चलते चल रहा हूँ और मैं नजर है मेरी मार्ग पे पहुँच रहा हूँ कि नहीं, तो ऐसे देख नहीं रहा हूँ कि मैं मार्ग पकड़ लूँ। बोला अरे नीचे क्यों देखें, मैं बोला आपने ही तो कहा था वहाँ आइए, तो मैं बिना देखे वहाँ कैसे आऊँगा। तो मुझे, क्योंकि मैं थिएटर किया था, थिएटर में मार्किंग की ट्रेनिंग नहीं होती है, जोन होता है। एक लाइट वाइज हमने 9 डिवीजन में स्टेज को बांट दिया है कि उस जोन में है, अपर स्टेज में है, सेंटर स्टेज में, लोअर स्टेज में है। सिनेमा में तो एग्जैक्ट मार्क में पहुंचना है, क्योंकि फोकस पुलर ने वहाँ का मेजरमेंट करके रखा है। तो मैं चलते शॉर्ट में मैं चोरी करने लगा, मार्क मेरा किधर है। बोला नहीं, आपको देखना नहीं है, पहुंचना है। अब मैं परेशान के बिना देखे कैसे पहुंचेंगे। करते करते अब आदत हो गई है कि एक बार कमरे में आते हैं और बिन बताए भी हाँ मार्क कहाँ है, अच्छा ठीक है चलो। तो अब हो गई। वो कौन सा सीन था, कौन सा शॉट था, कौन सी फिल्म? मेरे ख्याल से रन फिल्म का था, जो गलती मैदान में मैं विजय राज से मिलता हूँ, मेरी आवाज भी उसकी नहीं है, किसी और ने डब की है। अच्छा, हाँ, और क्रेडिट भी नहीं था मेरे नाम का, मैं कौन आदमी हूँ, एक अननोन पर्सन लिखा हुआ है विकिपीडिया पे भी। तो छोटी गंगा रन फिल्म की जीवा डायरेक्टर थे साउथ के ही, अब वो नहीं रहे, अभिषेक बच्चन थे उसमें। जी अभिषेक जी थे, और विजय राज के साथ मेरा सीन था। वो भी बहुत कमाल है, जिस व्यक्ति ने वो कास्टिंग की थी, कल मुझे मिले थे श्याम सुंदर, ईफी में ही आए हुए थे कल। वो हमारे अब कड़क सिंह के को प्रोड्यूसर हैं। तो श्याम जी मिले थे, बोले याद है पंकज भाई 24 साल पहले मैंने आपको सिलेक्ट किया था। बोला सेलेक्ट किया बट नाम भी नहीं दिया, क्रेडिट भी नहीं दिया। हाँ, तो वो तो जीवन की कहानी है कि कई बार क्रेडिट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, आप अपना काम ईमानदारी से करते जाओ, एक क्रेडिट वहाँ लिखी जाती है। वो 83 हम कर रहे थे, 83 फिल्म हम लोग कर रहे थे, तो 83 चूंकि खेल के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर, तो जब स्पोर्ट्स का पार्ट शूट हो रहा था तो फिल्म कैमरे में भी फोकस बॉल के पीछे रहता है, बॉलर के हाथ में है तो बॉलर के पास, उसने फेंक दी तो कैमरा बैट्समैन पे चला गया, बैट्समैन ने मारी तो बॉल जिधर भाग रहा है उस प्लेयर तक जाएगा। तो एक खिलाड़ी था हमारा, वो फील्डिंग में भी उसके पास कभी बॉल आए ही नहीं, 8 दिन हो गया, तो परेशान, बोला यार मैं दूर कहीं खड़ा हूँ, मेरे पास कैमरा आ ही नहीं रहा है। मैं बोला इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि क्रिकेट तो गेम है, बॉल को पीछे कर रहे हैं, जहाँ जाएगा जो कैच लेगा उसका शॉट आएगा, तो ये नहीं है कि इसका एक दिखा दो। तो मैं बोला दोस्त बताओ 5-6 कैमरा सेटअप लगे हुए हैं और मेरे पास कभी मेरा शॉट नहीं आ रहा है। मैंने बोला एक और कैमरा लगा हुआ है जो ये 6 कैमरे को और पूरे ग्राउंड को ऊपर से देख रहा है, बर्ड आई, तो उस कैमरे के लिए कैमरा थी। ये बात महेश भट्ट साहब न्यूटन देखने के बाद मुझे कॉल किए और बोले कि पंकज मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया है तुम्हें कि तुम कमाल थे फिल्म में, 3-4 जगह वाइड एंगल में आउट फोकस में थे, तुम बहुत पीछे खड़े थे और वहां भी तुम ट्रूथफुल थे, मैं आउट फोकस में तुम्हें देख रहा था और समझ रहा था।
तो ये बचा के रखना इस ट्रूथ को कि कैमरा हमसे बहुत दूर है तो चलो चोरी कर लेते हैं, कहीं भी परफॉर्म करो, ट्रूथफुल रहो। और वो जादूगर चीज है ये कैमरा से, ये टाइम और स्पेस को बिना जजमेंटल हुए ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है वो कैप्चर कर लेता है। ये जो मिड शॉट है, मैं हमेशा कहता हूँ ये सिर्फ चेहरे का शॉट नहीं है, आत्मा का शॉट है, आत्मा भी दिख जाती है। आपने कहा कि जीवन की कहानी, और ऑफ कोर्स आपकी जीवन की कहानी तो बहुत लोग जानते हैं, स्पेशली इस कमरे में जो है सब वाकिफ हैं आपकी जीवन की कहानी से। ऑफ कोर्स आप मुंबई शहर आए, बर्तन और किताब लेकर आए और आपने एक्टिंग शुरू की। रंग आपकी पहली फिल्म रही जहाँ पे हमें पता भी नहीं था कि आप उस फिल्म में हैं। आपने इज इट ट्रू कि बहुत सारी ऐसी फिल्में आप करते रहे जहाँ आप इंस्पेक्टर का किरदार प्ले करते थे, टू द पॉइंट कि आप यूनिफॉर्म लेके घूमते थे कि कोई फिर से बुला ले आपको पुलिस इंस्पेक्टर प्ले करने के लिए? हाँ, मुझे ये बात सही है, लगा कि यार ये छोटे मोटे किरदार में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो क्यों ना मैं अपना कॉस्ट्यूम खुद ही बना दूं। इंस्पेक्टर है, मेरी कॉस्ट्यूम रेडी है, लाइनें तो पता ही है, मैं 10 तक काउंटिंग करूंगा, बाहर आ जाओ, नहीं तो गोली चला दूंगा। गाने हिंदी सिनेमा में इंस्पेक्टर इतना ही करते थे। हाँ? और फिर एक शॉट आता है वो, यू आर अंडर अरेस्ट, हथकड़ी को यहाँ लाते हैं। तो मैं बड़ा सोचा कि ये शॉट कहाँ से इजाद हुआ होगा। तो कोई डायरेक्टर ने मिड शॉट लगाया होगा और एक्टर को बोला होगा कि हथकड़ी ऊपर लाके बोलता कि मेरा फ्रेम में हथकड़ी आ जाए। तो ये ट्रेडमार्क बन गया। पुरानी हिंदी सिनेमा में देखो तो हर फिल्म में हथकड़ी यहाँ लाता है, क्योंकि मिड शॉट है तो यू आर अंडर अरेस्ट। तो मैं बोला कि मैं मेरे पास वर्दी बना लेता हूँ, हथकड़ी नहीं रखूंगा, नहीं तो पुलिस पकड़ न ले, तुम रख ली पुलिस को। बोलेंगे आपका ज्यादा खर्च नहीं होगा, लाइनें तो पता ही है, यूनिफॉर्म लेके आया हूँ तो बस करवा लो। शुरुआत में हम तो चाहते ही है ना कि कहीं से मौके मिले, क्योंकि आर्ट सेकेंडरी है, सर्वाइवल प्राइमरी है। कि हम जिएंगे कुछ शहर में कुछ पाएंगे, तभी तो हम आर्ट या कुछ बड़ा सपना देख पाएंगे। अगर ऐसी चलती रहती है अगर आपकी जिंदगी पंकज जी, इन टर्म्स ऑफ ऐसे ही किरदार मिलते रहते, क्या आप कभी किसी समय, मुझे तो नहीं लगता बट मैं पूछ लेता हूँ आपसे, क्या आप कभी किसी समय फ्रस्ट्रेट होते कि यार ये क्या चल रहा है, इतने साल से मैं कुछ से कुछ किए जा रहा हूँ? ऑफ कोर्स यू हैड सम ब्रेक्स, हम ब्रेक्स की बात करेंगे, पर अगर ऐसे चलता रहता कि आप कोई टीवी सीरियल कर रहे हैं, आप 5-6 सीरियल कर लिए, कुछ अनक्रेडिटेड वर्क भी चल रहा है, क्या आप कभी फ्रस्ट्रेट होते या नहीं होते? बड़ा मुश्किल है जनरली मुझे सोच पाना, क्योंकि लगभग 8 साल में 8 से 10 साल 2004 से लेकर 12 तक, 12 के बाद भी 16 तक चला। तो वसेपुर भी ऐसे ही चला। मुझे लगा था गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद कुछ हो गया, पर दरअसल हुआ कुछ नहीं था। तो 8 साल तक मुझे परेशानी नहीं हुई और मैं फ्रस्ट्रेट नहीं रहा। पता नहीं क्यों, मुझे हमेशा लगता था कि मौके आएंगे, मौके मिलेंगे, ईमानदारी से लगे रहो, काम करते रहो अपनी क्राफ्ट पे। तो उन 10 सालों में नहीं हुआ, लेकिन क्या पता 10 साल के बाद अब 20 साल हो गए, अगर नेक्स्ट डिकेड में भी यही होती तो शायद हो जाता फ्रस्ट्रेट, पर 10-8 साल तक तो मैं नहीं हुआ था और मैं संतुष्ट व्यक्ति था। मतलब डेली सोप में जाके 1 हफ्ते के लिए इंस्पेक्टर बन के आ गया, तो मुझे कभी नहीं गिल्टी होती थी घर आके कि मैं कर क्या रहा हूँ यार, मैं ये करने आया हूँ, मुझे तो कुछ और करना है। मैं कभी किसी रोल को मना नहीं किया। मेरे कई दोस्त थे बोलते थे कि नहीं यार ये नहीं करना है, ये करना है, मैं ये करने नहीं आया। सिर्फ एक बार मुश्किलात आई थी तो मैंने तय किया था, मैं मन में सोचा था एक लाइन प्रोड्यूसर को मना करने के पहले कि मैं गांव चला जाऊंगा, खेती कर लूंगा, आप ड्रामा मत करिए ज्यादा, मुझे नहीं करना है। बोला आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? हम बिल्कुल समझ रहे हैं, मेरे खेत है घर पे, वो खेती ही बचपन में करता था, वापिस चला जाऊंगा। पर वो फिर नहीं जाना पड़ा, वो मान गया लाइन प्रोड्यूसर, तो मैं नहीं हुआ और मुझे मालूम नहीं कि अगले नेक्स्ट डिकेड में मैं फ्रस्ट्रेट होता है नहीं। Well, the fact is, and of course, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है और जितने भी सक्सेस स्टोरीज by virtue of being सक्सेस स्टोरीज इंस्पिरेशनल होते हैं, तो जितने जो हजारों लोग हैं मुंबई शहर में जो अपना घर बार छोड़कर एक्टिंग करने आते हैं, वो तो यार पंकज त्रिपाठी का हो गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हो गया, या जितने इरफान खान का हो गया, तो मेरा भी हो जाएगा। डू यू थिंक अगर आपको कोई लेसन देना हो उनको कि यार अगर 10-15 साल से नहीं हुआ तो कुछ और कर लो, कब तक कोशिश करते रहोगे? बिकॉज आई थिंक सक्सेस स्टोरी एक जगह है, बट फेलियर स्टोरी ज्यादा रहते हैं जिंदगी में ज्यादा। हम सिर्फ अभिनेता नहीं हैं, हम होप भी हैं।
उम्मीद भी है, क्योंकि इंसान का जो जीवन है ना, अपने जीवन की बात कही थी शुरुआत में, उम्मीदों पे ही टिकी हुई है। तो ये कैसे कह दें कि तुम उम्मीद छोड़ दो? 15 साल हो गए, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, उम्मीद छोड़ दो। मेरा खुद 38 के बाद लाइफ में थोड़ा सा 38 पे होना शुरू हुआ, 38 का हो चुका था। मैं आजकल देखता हूँ बच्चों को, नॉट सिनेमा में, दूसरे फील्ड में, 25-26 में उम्मीद खोने लगते हैं। मैं बोलता हूँ कि तुम्हें, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर परिवार के बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि तुम्हें पता है मैं मुंबई कब गया था, किस एज में? तो नहीं, मैं बोला मैं 30 साल का हुआ तो बॉम्बे पहुंचा था, 29 मिड में मैं मुंबई आया था। तुम 26 साल में उम्मीद खो रहे हो यार, किसी भी फील्ड में। तो होप जो है ना, उम्मीद जो है ना, वो हमारे जीवन में बड़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, जरूरी तत्व है। तो मैं ये कभी भी नहीं कह सकता कि तुम्हारा 15 साल से नहीं हो रहा है तो छोड़ दो होप पे जीवन टिका हुआ है, उम्मीद पे जीवन टिका है कि कल बेहतर होगा। एक चीज मैं इसमें ऐड करता हूँ कि सिर्फ असेसमेंट भी करो, सिर्फ होप और उम्मीद ही ठीक नहीं है, कि आप उम्मीद और होप से न्यूरो सर्जन नहीं बन सकते हैं, हाँ आर्किटेक्ट नहीं बन सकते, उसके लिए ट्रेनिंग होगी, उसके लिए ट्रेनिंग के बाद परिश्रम होगा, फिर सेल्फ असेसमेंट होगा कि सच में न्यूरो सर्जरी में मेरा इंटरेस्ट है क्या, मैं सिनेमा में एक्टर बनना क्यों चाहता हूँ, पॉपुलर होने के लिए, ग्लैमर के लिए, लाइमलाइट के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए, या कि मेरे सर्वाइवल के लिए आर्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो वो सेल्फ असेसमेंट आवश्यक है, और वो कोई भी व्यक्ति अगर बहुत सही तरीके से मूल्यांकन करेगा, हाँ सेल्फ असेसमेंट को मूल्यांकन बोलते हैं, तो उसको समझ में आ जाएगा कि दोस्त नहीं, खुश रहने के लिए और आर्टिस्टिक अप्रोच रखने के लिए जीवन का कोई भी फील्ड कम नहीं है। आप किसानी करके, आप छोटी सी अपनी दुकान चला के अपना आर्टिस्टिक अप्रोच उस दुकान में सामान की डिबिया को सजाने में भी रख सकते हैं। आपका एस्थेटिक्स जो है ना, किसी भी फील्ड में दिख सकता है जीवन में, तो जरूरी नहीं कि सिनेमा में ही दिखे। तो ये जरूर मैं बोलता हूँ कि मूल्यांकन करें और होप भी रखें, लेकिन मूल्यांकन करें कि क्या मैं इसके लिए बना हूँ, या इसमें लगाव क्यों है, सिर्फ नाम दाम पैसे ग्लैमर के लिए है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट हमारे लिए। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, आर्ट सेकेंडरी है। मैं देखता हूँ अक्सर बरसोवा में आता जाता हूँ, और बरसोवा में अब किराए बढ़ गए हैं, क्योंकि हर घर में 4 फ्लोर के घरों में सब में एक्टर रहते हैं, सस्ता ही है थोड़ा सा बरसोवा बॉम्बे में, यारी रोड में। तो मैं देखता हूँ भी और समझता हूँ कि, और उसमें कई बार हम शूटिंग में जाते हैं और कोई एक एक्टर हमें दिखता है कैमरे के पीछे भी अपनी तैयारी करते हुए, और दूर से हम भाप लेते हैं कि यार इस लड़के में कुछ बात है, स्पार्क है। कई बार देखता हूँ कि जूनियर आर्टिस्ट के किरदार में कोई लड़का है जो सिर्फ पासिंग कर रहा है, और उसका डेडिकेशन देख के मुझे लग जाता है कि यार इस लड़के को मौका मिलेगा ना तो ये कुछ करेगा। और कई बार डायरेक्टर बोल देते हैं कि पंकज जी देख रहे हो उस लड़के को, पीछे वाले को, हाँ कुछ है उसमें, आग है, पीछे है, वो नहीं आ रहा है, वो नहीं चाह रहा है कि हम संबंध बना ले, हेलो सर कर ले ताकि मुझे ये काम दे। वो सिर्फ अपने काम में सिंसियरिटी से लगा हुआ है, और उसमें वो बात भी है, सब वो दिख जाती है दूर से। अगेन भीड़ बहुत है मुंबई में, आसान नहीं है। तो आप जब हमारे कंट्री में बोलता हूँ कि रेलवे का कंफर्म टिकट मुश्किल है ले पाना, तो डॉक्टर बनना भी तो इतना ही मुश्किल है। पर दुनिया ऐसी ही चलती है, होप है, उम्मीद है। कलाओं का तो यही काम है ना कि हम आपके थिन और थिक में आपको प्रेरणा दे दें, हौसला दे दें, बेहतर व्यक्ति बनाएं। तो आर्ट फॉर्म का एक बिजनेस और 100 करोड़ क्लब के साथ साथ ये भी एक काम है। पंकज जी, आपने कहा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर किया आपने, जो कि 2012 में आई, और एक तरह से एक फाउंटेन है जो पिक्चर, आप थे उसमें, जयदीप अलावत थे, राजकुमार राव थे, इन सबको हम पहले नहीं जानते थे, ये सब थे उस फिल्म में। एंड ऑफ कोर्स आपने सही कहा कि आपकी जिंदगी उस फिल्म से बदली नहीं, जयदीप अलावत की भी नहीं बदली, राजकुमार राव की थोड़ी बदली होगी, बट वो तो फिल्में करने लगे उसके बाद। लेकिन आपकी जिंदगी क्या कह सकते हैं कि बदली अराउंड 2016 इन टर्म्स ऑफ प्रोमिनेंस। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक रेवोल्यूशन आया, और उसके सबसे बड़े स्टार बने पंकज त्रिपाठी जी। वो दैट यू करेक्ट टू से, कहना सही होगा? बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बातों से, क्योंकि
OTT जब हिंदुस्तान में आया, मैंने भी मूल्यांकन किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो OTT हिंदुस्तान में आया तो हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदी सिनेमा के जो बड़े एक्टर्स थे, उन्हें लगा था ये दूसरा टीवी आया है, कि एक तो टीवी वो चैनल्स चल रहे थे वो GEC, अब ये कोई दूसरा टीवी आया, हम तो सिनेमा वाले हैं तो टीवी में क्यों आए। तो शुरुआत में बड़े लोग थोड़े स्केपिस्ट थे, तो इन प्लेटफॉर्म्स ने शायद ये तय किया कि टैलेंट चुनो और उनको बड़ा बना दो। मुझे याद है पहली होर्डिंग मेरी मिर्जापुर में लगी थी। हाँ, और मैं देखा कि यार अकेले कुर्सी को ऐसा पैक करके बैठा हुआ तो उसके पहले एक फिल्म में बात चली थी कि तुम पोस्टर पे आओगे, डेट लिया गया था, और फिर पता चला मैं नहीं आया, मेरी जगह VFX का एक बाघ आ गया। तो मैं सोचा उस बाघ का करियर थोड़ी था, मेरा तो कौन सी फिल्म थी? छोड़िए, अरे बताइए ना, छोड़िए क्या। तो उससे कोई बात नहीं है, मतलब मैं वो ये बात बिटरनेस में नहीं कह रहा हूँ, ये बात सिर्फ अनुभव साझा करने के लिए कह रहा हूँ कि जीवन में ऐसे मौके आएंगे, आपको लगेगा कि यार कुछ तो मेरे हाथ से छूट रहा है, पर कुछ नहीं छूट रहा है। ईमानदारी से काम करो, सब कुछ काउंट हो रहा है और सब पे ऑफ होगा एक दिन। तो और सहयोग देखिए कि है नहीं बताइए, सहयोग क्या बताइए। कुछ नहीं, मतलब ये कि मेकर्स एक ही थे, फुकरे के भी मेकर्स और मिर्जापुर के भी मेकर्स एक ही थे, प्रोड्यूसर्स एक ही प्रोड्यूसर्स का प्रोजेक्ट था कि एक में होर्डिंग लग गई सोलो सी, बट वो ये अनुभव के लिए है सिर्फ बात है। मेरे जीवन में मैं कभी भी बिटरनेस नहीं होता है किसी चीज को लेकर। फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई दोस्त नहीं और कोई दुश्मन नहीं है। मैं समभाव से काम करता हूँ, सबको उतना ही आदर और रिस्पेक्ट देता हूँ, और काम खत्म करते मैं भागाता हूँ अपने घर, जहाँ आप आए हैं आप देखें। बट